गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय पीएल नारेड़ा में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो जिसका टाइटल है द राइम ऑफ द एंशियंट मेरिनर। मेरिनर का मतलब होता है नाविक। ये सैमुअल टेलर कॉलरिज के द्वारा लिखी गई रहस्यमयी कविता है। इस कविता में एक नाविक की व्यथा को बताया गया है, किस तरह से उसने एक पक्षी की हत्या कर दी थी और फिर उसके ऊपर कौन सी आफत आन पड़ी, ये हम इस कहानी में पढ़ेंगे जो कि कविता के रूप में दी गई है। तो आइए शुरुआत करते हैं। द राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर। एंशियंट मतलब प्राचीन और मैरिनर मतलब नाविक। उसकी कहानी है। इसमें सैमुअल टेलर के बारे में थोड़ा सा मैं परिचय बता देता हूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि सैमुअल टेलर कॉलरिज जो था वो कौन से ज़माने का था और उस ज़माने में क्या गतिविधियां हो रही थी। सैमुअल टेलर कॉलरिज 1772 to 1834 was an English poet, लिटरेरी क्रिटिक एंड फिलोसफर एंड थियोलॉजियन। देखिए, सैमुअल टेलर कॉलरिज जो है 1772 में पैदा हुआ और 1834 में चल बसा। वह एक अंग्रेज कवि था, वह एक आलोचक भी था और वह एक फिलोसफर भी था। थियोलॉजियन का मतलब होता है धर्मशास्त्री, यानी वह धर्मशास्त्री भी था। His friend William Wordsworth was a founder of Romantic movement in England and a member of Lake Poets. विलियम कॉलरिज जो है, सैमुअल टेलर कॉलरिज, जिसको एस.टी. कॉलरिज के नाम से भी जाना जाता है, उसका एक मित्र था जिसका नाम था विलियम वर्ड्सवर्थ। और विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में हम जानते हैं, ही इज़ द फाउंडर ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में रोमांटिक आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वह विलियम वर्ड्सवर्थ से हुई थी और उसको लेक पोइट के नाम से भी जाना जाता है। लेक पोइट्स मतलब झील कवि। ऐसे कवि जो झील के किनारे बैठ करके कविताएं लिखा करते थे, उनमें विलियम वर्ड्सवर्थ भी है, कॉलरिज भी है और सदे भी है। He also said volumes and collaborated with Charles Lamb. He also said volumes. वॉल्यूम्स मतलब रचनाएं। उसकी रचनाओं का जो संकलन है, वॉल्यूम संकलन के लिए आता है। एंड कोलैबोरेटेड विद चार्ल्स लेम, रॉबर्ट सदे एंड चार्ल्स लिलॉड। कोलरिज ने चार्ल्स लेम के साथ, विलियम सदे के साथ, चार्ल्स लॉयड के साथ और विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ रचनाओं को साझा किया है, यानी इनने मिलकर के रचनाएं लिखी है। His well-known poems are The Rime of the Ancient Mariner and Kubla Khan. एस.टी. कोलरिज की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनमें द राइम ऑफ द एंशिएंट मेरिनर और कुबला खान हैं। एज वेल एज द मेजर प्रोज वर्क बायोग्राफिया लिटरेरिया, और उसका जो गद्य की जो रचना है जो बहुत प्रसिद्ध है वो है बायोग्राफिया लिटरेरिया। Coleridge coined many familiar words and phrases including suspension of disbelief. यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि कोलरिज ने कई शब्दों का आविष्कार किया। उसने नए नए शब्द कोइन किए। कोइन का मतलब होता है ढालना, जिससे सिक्के जो है ढाले जाते हैं। ऐसे ही कोलरिज ने नए नए शब्द ढाले हैं, नए नए शब्द बनाए हैं। और उन शब्दों में एक शब्द है सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। सस्पेंशन मतलब शक, डिसबिलीफ मतलब अविश्वास। ये क्या है, इसके बारे में हम अभी थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ यानी जिस चीज में हम बिलीव नहीं करते उसमें भी हम सस्पेंस करने लग जाते हैं, यानी हम उसको मानने लग जाते हैं। ही हैड अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑफ राल्फ वॉल्डो एमरसन एंड अमेरिकन ट्रांसडेंटलिज्म। एस.टी. कोलरिज के ऊपर राल्फ वॉल्डो एमरसन का बहुत प्रभाव पड़ा। एमरसन जो एक बहुत ही अच्छा कवि है जिसको ट्रांसेंडेंटलिज्म के लिए जाना जाता है, जो अमेरिकन पोइट है। ट्रांसेंडेंटलिज्म का मतलब होता है ईश्वर का बहुत ज़्यादा गुणगान करने वाला। तो उस कवि का एस.टी. कोलरिज पर बहुत प्रभाव पड़ा।
देयर इज ए सुपरनेचुरलिज्म इन द पोएम। पूरी की पूरी कविता में सुपरनेचुरलिज्म है। सुपरनेचुरलिज्म जो नेचर से ऊपर है वो है सुपर। सुपरनेचुरलिज्म का इस कविता पर बहुत प्रभाव पड़ा है, जैसे अचानक से किसी आत्मा का प्रकट हो जाना, किसी देवता का प्रकट हो जाना, वो सुपरनेचुरलिज्म कहलाता है। While writing on the poem of the lyrical ballad, Coleridge's main object was to write about supernatural character and events, such as it was his aim to select remote, uncommon or supernatural incidents and treat them in such a way that they would produce an impression on realism। देखिए, सुपर नेचुरलिज्म लिखने से पहले, वाइल राइटिंग ऑन द पोएम ऑफ द लिरिकल बेलाड, इस लिरिकल बेलाड को लिखने से पहले कॉलरिज मेन ऑब्जेक्ट वॉज, कॉलरिज का मुख्य उद्देश्य क्या था? टू राइट अबाउट सुपर नेचुरल करेक्टर। कॉलरिज सुपर नेचुरल करेक्टर के बारे में लिखना चाहता था, जो नेचुरल नहीं है। नेचुरल पे तो हर कोई लिखता आया था, तो उसने सोचा कि मैं एक सुपर नेचुरल करेक्टर पे लिखूं एंड इवेंट्स, और ऐसी घटनाओं पे लिखूं, सच एज इट वॉज हिज एम, और ऐसा उसका उद्देश्य था। टू सेलेक्ट, कि वो ऐसी चीज़ों को सेलेक्ट करे जो रिमोट हो, जो बहुत दूर दराज की हो, अनकॉमन हो, जो कॉमन नहीं हो, और सुपर नेचुरल इंसिडेंट या पराभौतिक घटनाएं हों, एंड ट्रीट देम इन सच ए वे, और फिर वह उन घटनाओं के साथ इस तरह से ट्रीट करे दैट दे वुड प्रोड्यूस एन इम्प्रेशन ऑफ रियलिज्म, कि लोगों को वास्तविक लगने लग जाए। कॉलरिज का उद्देश्य यही था कि मैं ऐसी घटनाएं, ऐसे पात्र अपनी कविता में डालूं जिनको लोग सच्चा मानने लग जाए, और यही सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ कहलाता है। जो शब्द पहले आया था सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, जिन चीज़ों को लोग बिलीव नहीं करते उसके बारे में भी सस्पेंस करने लग जाए कि वास्तव में ऐसा हो सकता है क्या, यही सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ कहलाता है। इन द कोर्स ऑफ एनालिसिस ऑफ द राइम ऑफ द एंशिएंट मेरिनार, वी ऑब्जर्व दैट इट कंटेन्स सेवरल पॉसिबल इंसिडेंट्स। जब हम इस कविता को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि इसमें बहुत सारी पॉसिबल इंसिडेंट्स है, बट द टोटल इफेक्ट इज दैट ऑफ रियलिटी। लेकिन फिर भी पूरा जो प्रभाव है वो रियलिटी का है। मतलब इसमें पॉसिबल इंसिडेंट है, लेकिन फिर भी रियलिटी का प्रभाव जरूर है। Coleridge calls it a willing suspense of disbelief on the part of the readers, और कॉलरिज ने इसी को विलिंग सस्पेंस ऑफ डिसबिलीफ कहा है। यानी कॉलरिज ने ऐसी घटनाएं हमें बताई जिनको पाठक जानबूझ करके सच्चा मानने लग जाता है, जबकि वो सच्ची नहीं होती है। डिसबिलीफ जो होता है उसमें सस्पेंस हो जाता है उसको, और विलिंग मतलब जानबूझ करके। कॉलरिज जिन घटनाओं का वर्णन करता है तो उनको पढ़कर के पाठकों को ऐसा लगता है कि क्या ये वास्तव में सही है। अ विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ ऑब्वियसली implies that the reader suspend the analytical function of the mind। विलिंग सस्पेंस ऑफ डिसबिलीफ बिल्कुल स्पष्ट रूप से यही है कि पाठक जो है उसके दिमाग में जो एनालिटिकल फंक्शन होता है, विश्लेषण करने की जो क्षमता होती है, उसको वो सस्पेंड कर देता है। उसके दिमाग में एनालिटिकल पावर खत्म हो जाती है, एंड इज रेडी टू बिलीव व्हाट ही इज रीडिंग, और वह जो कुछ भी पढ़ रहा है उसको वो सच मान बैठता है। हिज रीडिंग ड्रॉप्स हिज स्केप्टिक और डाउट। जब वो पढ़ता है तो उसका जो सेप्टिक और डाउट वाला, स्केप्टिक यहाँ पर स्केप्टिक है ये, और जो डाउट है, स्केप्टिक मतलब शंकालु वाला या डाउट वाला जो कारण है, वो उसको सही मानने लग जाता है। बिलीव्स व्हाट इज हैज डिसबिलीव्ड अर्लियर, जिस चीज़ को वो पहले डिसबिलीव करता आया था उसको वो सच मानने लग जाता है। What is true of physical sensation in the ancient mariners is no less true of mental state। पूरी की पूरी कविता में मेंटल स्टेट को बताया है और एक सेंसेशन पैदा की है। सेंसेशन मतलब सनसनी पैदा कर दी है पाठकों के बीच में। अब देखिए, हम इस
की कहानी को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं, किस तरह से घटनाएं घटित होती है, यह अब हम एक एक करके विस्तार से देख रहे हैं। अ वेडिंग फीस्ट इज बीइंग सेलिब्रेटेड, एक शादी समारोह चल रहा है। नॉर्मल सी बात है, शादी समारोह चलता है बड़े बड़े घरों में, गरीब के घर में, सभी के घर में शादी विवाह चलता है। तो ऐसे ही एक वेडिंग फीस्ट जो है वो चल रही है एंड मेनी गेस्ट आर कमिंग टू अटेंड इट। बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं एक एक करके, जो खास हैं वो पहले आ गए हैं, जो कम खास हैं वो थोड़ी देर से आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव ऑलरेडी बीन असेंबल्ड, अधिकांश गेस्ट तो पहले से ही इकट्ठे हो गए हैं। देर इज़ म्यूज़िक इन द बैकग्राउंड, और वहाँ पर बैकग्राउंड में म्यूज़िक भी चल रहा है। शादी की पार्टी है, कोई नुक्ता तो है नहीं, इसीलिए वहाँ पे म्यूज़िक चल रहा है। सडनली एन ओल्ड मैन हैज़ ए घोस्ट लाइक फिगर with grey beard, glittering eyes and skinning hands appears। अब देखिए, अलग अलग तरह के गेस्ट आ रहे हैं और उन गेस्ट में सडनली एन ओल्ड मैन, अचानक से एक बुढ़ा व्यक्ति, घोस्ट लाइक फिगर, भूत के जैसा लग रहा है, भूतिया, विद ग्रे बियर्ड। क्यों लग रहा है? क्योंकि उसकी दाढ़ी जो है वो खिचड़ी हो गई है। ग्रे बियर्ड, स्लेटी रंग की उसकी दाढ़ी है, आधे बाल सफ़ेद है, आधे काले हैं। ग्लिटरिंग आईज, और उसकी आंखें चमक रही है। एंड स्किनिंग हैंड्स, और उसके पतले पतले हाथ हैं। अपीयर्स, वो वहाँ पे आता है। एंड होल्ड्स वन ऑफ द वेडिंग गेस्ट बाय द हैंड, और वह बूढ़ा व्यक्ति वहाँ पर जो गेस्ट हैं उनमें से एक गेस्ट का हाथ पकड़ लेता है। आफ्टरवर्ड्स हाइप्नोटाइजेस हिम विद हिज लुक्स, और वो उसका हाथ पकड़ करके उसको हाइप्नोटाइज कर देता है, उसको मोहित कर लेता है उसकी लुक से। जैसे ही वो बूढ़ा व्यक्ति उस गेस्ट की ओर तरफ देखता है तो वो हाइप्नोटाइज हो जाता है, मोहित हो जाता है। एंड बिगिन टू टेल हिज एडवेंचर ऑफ द सी, और उसको समुद्र की घटना बताने लग जाता है। एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक घटना, यानी वो बूढ़ा व्यक्ति उससे एक कहानी कहना शुरू कर देता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ जब वो समुद्र में यात्रा कर रहा था। द वेडिंग गेस्ट लिसन टू हिम, और वो जो वेडिंग गेस्ट है वो उसकी कहानी को ध्यान से सुनता है, क्योंकि वो हाइप्नोटाइज हो जाता है, वो मोहित हो जाता है। उस बुढ़े की नज़र जैसे ही उस पर पड़ती है तो वो हाइप्नोटाइज हो जाता है। द एंशिएंट मेरिनर बिगिन बाय सेइंग दैट देयर शिप स्टार्टेड फ्रॉम द सी पोर्ट विद 2 वॉन्डर्ड मेरिनर्स। 200 मेरिनर्स है यहाँ पे। अब ये बूढ़ा व्यक्ति कहानी कहना शुरू करता है। वो कहता है कि हमारा जहाज शुरू हुआ कब? 200 यहाँ पे 100 की स्पेलिंग थोड़ी मिस हो रही है। बाय सेइंग दैट देयर शिप स्टार्टेड, उनका जहाज शुरू हुआ फ्रॉम द सी पोर्ट, बंदरगाह से, विद 200 मेरिनर्स, 200 यात्रियों के साथ। इट वॉज वेरी प्लीजेंट वेदर, मौसम बड़ा अच्छा था। आफ्टर सम टाइम देयर वॉज ए चेंज इन द एटमोसफियर, जैसे ही उनका जहाज समुद्र में थोड़ा सा आगे बढ़ा तो अचानक से समुद्र में तूफान आ गया, मौसम बदल गया। इट वॉज वेरी कोल्ड, जब जहाज स्टार्ट हुआ था तो मौसम बड़ा सुहावना था, थोड़ी देर बाद मौसम बदल गया। इट वॉज वेरी कोल्ड एंड द सरफेस ऑफ द सी स्टार्टेड फ्रीजिंग, बहुत कड़ाके की ठंड पड़ने लगी और वहाँ का जो सरफेस था वो फ्रीज होने लगा, उस पर बर्फ जमने लगी। देयर वॉज मिस्ट ऑल अराउंड, चारों तरफ मिस्ट फैल गई। मिस्ट मतलब धुंध जैसा माहौल हो गया। दे नोटिस अ लॉन्ग लेग्ड बर्ड, दे यहाँ पे दे मेरिनर्स के लिए आया है। जो 200 मेरिनर्स थे, नाविक, उन्होंने देखा, नोटिस किया ए लॉन्ग लेग्ड बर्ड, एक लंबी पूंछ वाला पक्षी जिसका नाम है एल्बेट्रॉस। हावरिंग ओवर द शिप, वह जहाज के ऊपर मंडराने लगा। हावर का मतलब होता है मंडराना, चारों तरफ जो चक्कर काटते रहते हैं पक्षी, उसको हावर बोलते हैं। इट वॉज अराउंड द शिप फॉर अ फ्यू डेज, और ऐसा कई दिनों तक हुआ। कई दिनों तक वह पक्षी उस जहाज पे बैठता, उस पे मंडराता रहता। एक्चुअली दिस बर्ड वॉज द होली स्पिरिट ऑफ द पोलर रीजन, वास्तव में जो पोलर रीजन है वहाँ का ये पवित्र पक्षी था, सब इसको पवित्र मानते थे। समटाइम्स इट पर्च्ड अपॉन द मेरिनर्स फीड इट,
कभी कभी वो पक्षी वहाँ पे पर्च करता रहता था, मंडराता रहता था अपॉन उस जहाज़ के ऊपर। द मेरिनर्स फीड इट, क्योंकि वो जो मेरिनर्स थे, वो यात्री थे, नाविक थे, वो उसको कुछ खिला देते थे। द एंशियंट मेरिनर वॉज वेरी क्रूअल हार्टेड, लेकिन उनमें से जिसके बारे में ये कहानी लिखी है 199 को छोड़ करके जो एक मेरिनर है, जो नाविक है, द एंशियंट मेरिनर जिसको कहा गया है, वॉज वेरी क्रूअल हार्टेड, वो बहुत निर्दयी हृदय वाला था। He suddenly shot the albatross without any provocation, and after that the ship could not move. उस निर्दयी नाविक ने अचानक से उस एल्बेट्रॉस को शूट कर दिया, विदाउट एनी प्रोवोकेशन, बिना किसी नाराजगी के। उसने कोई अपराध नहीं किया था, फिर भी उस एल्बेट्रॉस पक्षी को उस नाविक ने शूट कर दिया। एंड आफ्टर दैट द शिप कुड नॉट मूव, और उसके बाद उन नाविकों के ऊपर आफत टूट पड़ी। शिप जो है वो आगे नहीं बढ़ पाया। इट वॉज स्टक एंड इट बिकेम ए कर्स्ड शिप। ये जो जहाज है वो स्टक हो गया, कर्स शिप हो गया। कर्स का मतलब होता है अभिशापित। द मेरिनर्स फेल्ट वेरी थ्रस्टी, उन मेरिनर्स को बहुत प्यास लगी। एंड देयर थ्रोट्स वर पार्च्ड, और उनके गले जो है वो सूख गए। पार्च्ड मतलब होता है सूखना। दे कुड नॉट स्पीक, वे बोल नहीं पा रहे थे। द एंशिएंट मेरिनर्स नोटिस डेथ फायर्स बर्निंग अराउंड द शिप, सारे के सारे जो है मर गए, एक एक करके सारे नाविक मर गए। सिर्फ वो एक नाविक बचा जिसने उसको शूट किया था, क्योंकि उसको ही दुख देना था, और सब मर गए, और वो जो है बड़ा दुख पाता है। ही नोटिस्ड रेनबो कलर्ड वाटर एंड कलरफुल फ्लेम्स। देखो उसका गला सूख रहा है, बहुत भयंकर तरीके से गला सूख रहा है। उसने पानी देखा, कलरफुल वाटर एंड कलरफुल फ्लेम्स, चारों तरफ लपटें देखी उसने। द मेरिनर सस्पेंडेड द कार्केस ऑफ एन एल्बेट्रस अराउंड हिज नेक। जो दूसरे नाविक थे उन्होंने क्या किया, उस निर्दयी नाविक की गर्दन के चारों तरफ उस एल्बेट्रॉस की लाश को लटका दिया। ही नोटिस्ड समथिंग अप्रोचिंग देयर शिप, और जब वो नाविक अकेला रह गया, वो एंशिएंट मेरिनर, तो उसने देखा कि एक जहाज उनकी तरफ आ रहा है। बट ही वॉज नॉट एबल टू स्पीक, वो चिल्ला रहा था, सहायता के लिए चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि वो बोलने में समर्थ नहीं था। ही देयरफॉर बाइट हिज आर्म्स विद हिज टीथ, इसीलिए उसने अपने दांतों से उसकी भुजा को काट डाला। ही शक्ड हिज ब्लड टू पॉइंट आउट द अदर मेरिनर्स, उसने खून का इशारा करके दूसरा जो जहाज उधर से गुजर रहा था उसको बताया। द अदर मेरिनर्स एंड समथिंग टेरिबल वॉज हैपनिंग, और वो बताना चाहता था कि भयंकर घटना मेरे साथ घटित हो रही है। लेकिन वो जहाज दूसरे रास्ते से निकल गया, दूर से ही निकल गया। ही सा अ डार्क पॉइंट फ्रॉम अ डिस्टेंस, देन समथिंग dim like mist, and lastly a skeleton ship was very close to their ship. It would dash into it but it bypass. देखो, he saw a dark point, पहले उसने डार्क पॉइंट देखा, एक बिंदु उसकी तरफ आते हुए देखा, फ्रॉम अ डिस्टेंस, एक दूरी से, देन समथिंग डिम लाइक मिस्ट, फिर धुंध जैसा दिखाई दिया, फिर अंत में उसको स्केल्टन शिप दिखाई दिया। स्केल्टन शिप मतलब जहाज का एक ढांचा जैसा दिखाई दिया जो बहुत क्लोज आ गया, लेकिन ऐसे इस तरह से आया जैसे वो जहाज उससे टकराएगा, बट इट वॉज बाईपास, लेकिन ये निकल गया, उसके पास आते आते बच गया। देखो कोलरिज यहाँ पर क्या बताना चाहता है, जब वो सारे नाविक मर गए, सिर्फ एक ही नाविक बचा जिसने उसकी हत्या की थी एल्बेट्रॉस की, तो उसको दुख देने के लिए तरह तरह की घटनाएं वहाँ पे होती है। पानी दिखाई दे रहा है लेकिन पी नहीं पा रहा है, उसका गला सूखा हुआ है। फिर उसके बाद उसको एक बिंदु दिखाई दिया, उसने सोचा कोई सहायता मिलेगी, जहाज आ रहा है, और ऐसे आ रहा है जहाज भी जैसे डायरेक्ट उसके जहाज से टकराएगा, लेकिन फिर एंड में वो जहाज जो है आते आते दूसरी तरफ से निकल गया।
आफ्टर दैट द मेरिनर फील्ड विद पिटी ऑन सीइंग द क्रिएचर इन ग्रीन वाटर ऑफ द सी। अब देखिए, फिर वो नाविक पानी में देखता है, उस ग्रीन वाटर में देखता है, और उसमें बहुत सारे क्रिएचर्स उसको दिखाई देते हैं, छोटे छोटे प्राणी दिखाई देते हैं, मछलियां हैं और भी है। द एंशियंट मेरिनर नोटिस दैट द 99 अदर मेरिनर्स वर डेड। 199 मतलब 199 जो दूसरे मेरिनर्स थे वो मर गए ऑन द डेक ऑफ द शिप, जहाज पे। ये बात उसने नोटिस करी। दे हैड ओपन आइज फॉर मेनी डेज एंड नाइट। उनकी आंखें खुली रही कई दिनों तक, कई रात तक। अब सोचो, 199 मुर्दे उसके चारों तरफ पड़े हैं, उनकी आंखें खुली है, वे आंखें फाड़ फाड़ के उसको देख रहे हैं। द एंशियंट मेरिनर्स लिव्ड ऑन दिस शिप, और एंशियंट मेरिनर्स उस जहाज पे अकेला है। मैनी वाटर क्रिएचर्स स्टार्टेड क्लाइंबिंग अप द शिप। बहुत सारे पानी के कीड़े मकोड़े क्रिएचर्स उस जहाज पे चढ़ने लगे। देयर वर स्नेक्स इन लार्ज नंबर। बहुत सारे सांप भी उस जहाज पे चढ़ गए। When he noticed the beautiful snakes in large number in such unfavorable conditions of the nature, जब उसने सांपों को देखा चारों तरफ और उनकी स्थिति पर उसको दया आ गई, a sense of pity aroused, तो उसके अंदर दया की भावना जो है उत्पन्न हो गई। उसने कीड़े मकोड़े सांप देखे और देखा कि इनकी कितनी बुरी हालत है, तो उसके मन में दया आ गई। As soon as the feeling of pity was born in his heart, something favorable happened. जैसे ही उसके मन में दया की भावना आई तो थोड़ा सा फेवरेबल घटनाएं घटित होने लगी, यानी अच्छी घटनाएं घटित होने लगी। He noticed the two figures in one was death and the other was companion of death. फिर उसने देखा वहाँ पे दो आकृतियाँ, एक डेथ थी और दूसरी उसकी मित्र थी, साथी थी। They were playing a game ऑफ डाइस। वे दोनों डाइस खेल रही थी। वो दो आकृतियाँ थी, एक मौत, दूसरा उसका मित्र, दोनों डाइस खेल रही थी। डाइस पासा जिसको बोलते हैं। इट वॉज द गेम ऑफ लाइफ एंड डेथ। ये जीवन और मौत का गेम था। दे वर एविल स्पिरिट। वे बुरी आत्माएं थी। वन ऑफ देम स्पोक, और उन बुरी आत्माओं में से एक ने बोला, आई हैव वॉन, मैं जीत गई। यानी जो मौत थी, कौन थी? दो चीज़ें, एक तो मौत और दूसरी उसकी साथी। तो उनमें से एक ने कहा कि मैं जीत गई। ही हर्ड टू वॉइसेस। उसने, मेरिनर्स ने फिर आवाज़ें सुनी दो। दे वर सेइंग, वे क्या कर रही थी? दैट दिस वॉज द मैन हु हैड किल्ड द इनोसेंट एल्बेट्रोस। दो आवाज़ें सुनी और दो आवाज़ों में से आवाज़ें कर रही थी कि ये आदमी बहुत ख़राब है, इनोसेंट एल्बेट्रोस को इसी ने मारा है। बट पिट इज़ बॉर्न इन हिज हार्ट। लेकिन अब इसके मन में दया आ गई है उन सांपों के प्रति, उन कीड़ों के प्रति। देयरफॉर ही मे बी स्पेयर्ड, इसलिए ये बच जाएगा, नहीं तो इसके बचने के कोई चांस नहीं थे। ही फेल्ट द सेंसेशन ऑफ स्लीप। उस मेरिनर्स को फिर थोड़ी सी नींद जैसा महसूस हुआ। एंड ही फेल अस्लीप आफ्टर सो मेनी डेज। और कई दिनों तक जागते रहने के बाद फिर वो थोड़ी देर के लिए सो गया। ड्यूरिंग हिज स्लीप ही हैड अ ड्रीम। फिर स्लीप में भी उसने एक ड्रीम देखा। जब उसको नींद आ गई तो नींद में भी उसने सपना देखा। एंड इन द ड्रीम इट वॉज रेनिंग। और सपने में उसने देखा कि बारिश हो रही थी। एंड व्हेन ही गॉट अप, और जब वो उठा नींद के बाद, ऑल एम्प्टी बकेट्स ऑन द शिप वर फिल्ड एंड इट वॉज रेनिंग। तो वास्तव में ही बारिश हो रही थी और वहाँ पे जितने भी बकेट्स थे जो खाली थी, एम्प्टी बकेट्स, खाली बाल्टियाँ जो भरी होती, वो सारी की सारी भर गई और अभी भी बारिश हो रही थी। ही फेल्ट वेरी फ्रेश एंड लाइट एंड हिज क्लॉथ्स वर ड्रेंच्ड। अब वो बारिश में भीग चुका था तो उसको थोड़ा सा फ्रेश फील हुआ और लाइट भी, हल्का भी। एंड हिज क्लॉथ्स वर ड्रेंच्ड, और उसके कपड़े भी भीग चुके थे। ही फेल्ट एज इफ ही वॉज रिबॉर्न। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसका पुनर्जन्म हुआ हो, फिर से उसका जन्म हुआ हो। And all the mariners who were lying in the dead got up one by one and started working. और वो सारे मेरिनर्स जो पहले मर गए थे, 199 मेरिनर्स, वो एक एक करके उठने लगे और फिर से काम करने लगे। They were pulling the ropes but they were not speaking.
एंड देयर वॉज नो मूवमेंट्स इन देयर आइज। यद्यपि वे रस्सियाँ खींच रहे थे, वे मेरिनर्स रस्सियाँ खींच रहे थे, लेकिन बोल कुछ भी नहीं रहे थे, और उनकी आंखें जो है फिक्स थी, उनमें कोई मूवमेंट नहीं था। दे वर वर्किंग लाइक रोबोट, वे रोबोट की तरह काम कर रहे थे। ही न्यू दैट देयर सोल्स हैड रन अवे फ्रॉम देयर बॉडीज, वो जानता था, वो एंसेंट मैरिनर जानता था कि उनकी आत्मा उनके शरीर में से निकल चुकी है। देखो कितना डरावना सीन कोलरिज पैदा कर देता है। द शिप मूव्ड ऑन, फिर वो जहाज आगे बढ़ा। द वेदर इम्प्रूव्ड, थोड़ा मौसम जो है उसमें भी सुधार हुआ। द शिप मूव्ड वेरी फास्ट, फिर जहाज बहुत तेजी से चलने लगा। एंड आफ्टर अ फ्यू डेज ही सा द हिल एंड द चर्च बिल्डिंग अपॉन इट, फिर कुछ दिनों बाद उसने देखा सामने ही पहाड़ी है, सामने ही चर्च की बिल्डिंग है। द स्काई लार्क्स वर सिंगिंग इन द स्काई, स्काई लार्क जो पक्षी होता है, चकवा पक्षी, वो आकाश में गा रहे थे। द शिप हैड कम बैक टू द सी पोर्ट, और फिर वो जहाज जो है वापस बंदरगाह की ओर बढ़ने लगा। ही ऑल्सो नोटिस अ स्मॉल बोट कमिंग टूवर्ड द शिप, फिर उसने देखा एक छोटी सी नाव जहाज की तरफ आ रही थी। देयर वर 3 पीपल इन इट, और उस नाव में 3 लोग बैठे थे। देयर वॉज ए बॉय, द सेलर एंड 1 अर्मिट सेइंग प्रेयर, उस जहाज में 3 व्यक्ति थे, एक बच्चा था, एक नाविक था और एक अर्मिट था। अर्मिट मतलब सन्यासी जो प्रार्थना कर रहा था। एट दिस टाइम ही सा इन मिड एयर वेरी ब्राइट एंजेलिक फिगर, फिर इसी समय जब उसने आसमान में देखा तो उसको एक देवदूत जैसी फिगर दिखाई दी, उसको भगवान दिखाई दिए। दे वर वेविंग देयर हैंड्स एज दे वर लिविंग द शिप, और ऐसा लग रहा था कि भगवान ने अपने हाथों से जहाज को छोड़ दिया है, जैसे कोई चीज़ ऊपर से गिराई जा रही हो। इस तरह से उन्होंने, उस नाविक ने देखा कि उसका जो जहाज है वो ईश्वर के हाथ से छूट गया है। द मेरिनर्स फेल डाउन डेड वंस अगेन एंड सडनली देयर वॉज ए एक्सप्लोजन फ्रॉम द शिप एंड द होल शिप सैंक इनटू द सी along with the mariners, and the ancient mariners struggled with water। देखो, जब उसने एक आकृति देखी जो ईश्वर जैसी थी, जो अपने हाथों से जहाज को छोड़ रही थी, तो अचानक से वो जहाज जो है पानी में डूब गया और सारे के सारे नाविक मर गए, डूब गए। सिर्फ एंसेंट मेरिनर जो है वो बच गया। उसने स्ट्रगल्ड किया विद वाटर, पानी के साथ उसने संघर्ष किया, और वह ही फाउंड हिमसेल्फ इन द बोट, जो नाव उसने थोड़ी देर पहले देखी थी जिसमें 3 जने थे, एक बच्चा, एक सेलर और तीसरा आर्मिट, उसमें जाके वो अपने आप को बैठा हुआ पाता है। When he was in the boat, the pilot became unconscious। उस नाव को चलाने वाला सेलर अचानक से बेहोश हो गया जैसे ही वो मेरिनर उस नाव में उसको बैठा दिखा। एंड हिज सन बिहेव्ड लाइक मेड, और उसका बच्चा जो है पागल जैसी हरकतें करने लगा। वो सब उस एंसेंट मेरिनर को देख करके डर गए। द एंसेंट मेरिनर रिच द सी शोर, इस तरह से वो एंसेंट मेरिनर समुद्र के किनारे पे पहुंच गया। मैनी ईयर्स पास, बहुत सारे वर्ष गुजर गए। बट द एंशियंट मेरिनर लिव्ड ऑन, लेकिन फिर भी वो एंसेंट मेरिनर जिंदा रहा, वो मरा नहीं। कई साल गुजर गए। ही वॉज नॉट अ नॉर्मल मैन, वो नॉर्मल व्यक्ति नहीं था। ही वॉन्डर्ड एवरीवेयर, प्रत्येक जगह घूमता था। ही हैड सच अ मैग्नेटिक पावर दैट ही कुड होल्ड द पर्सन हु कुड लिसन टू हिज स्टोरी एंड न्यू द स्टोरी। और अब उस व्यक्ति के अंदर ऐसी पावर आ गई थी कि वो किसी भी व्यक्ति को पकड़ सकता था, उसको कहानी सुना सकता था, और उस व्यक्ति को कहानी सुननी ही पड़ती थी। The moral of this ballad is that a person should be compassionate and kind to the people and other birds। इस कहानी का मोरल यही है जो कोलरिच हमें बताना चाहता है। इस बेलाड का मोरल यही है। बेलाड ऐसी कविता होती है जिसमें कोई कहानी बताई जाती है। जैसे ये कविता है लेकिन इसमें कहानी बताई है एंशिएंट मेरिनर्स की। इसका मोरल यही है कि हमें कंपैशनेट होना चाहिए।
हमें दयावान होना चाहिए एंड काइंड, दयालु होना चाहिए टू द पीपल एंड अदर बर्ड्स, लोगों के प्रति और पशु पक्षियों के प्रति भी, बिकॉज दे आर क्रिएटेड बाय गॉड, क्योंकि वो सब जो है ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। वी हैव नो मॉरल राइट टू हेट एनी क्रिएचर इन द वर्ल्ड, किसी भी प्राणी से नफरत करने का हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। द बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रेयर इज टू लव एंड सिंपैथाइज विद देम। अगर हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि सभी जीवित प्राणियों से प्रेम करो, उनके प्रति सिंपैथी रखो। यही कॉलरिज हमें इसमें बताना चाहता है। दिस इज़ द ट्रू फीलिंग ऑफ पेन फॉर ए गिल्टी मैन, और यही ट्रू फीलिंग्स है एक व्यक्ति की जिसने अपने आप को गिल्टी फील किया है। हु डेस्परेटली सीक रिडेम्पशन ऑफ सिन, अगर कोई व्यक्ति पाप का पश्चाताप करना चाहता है, रिडेम्पशन करना चाहता है, तो यही है कि वो प्राणियों के प्रति दया रखे। कॉलरिज हैज़ इंटरमिक्स द एक्सट्रीम्स ऑफ डिस्पेयर एंड जॉय इन द वॉरियर्स मेरिनर्स एक्सपीरियंस। यहाँ पे मेरिनर्स है, मेरिनर्स एक्सपीरियंस। यहाँ पर मेरिनर्स के अनुभव के द्वारा कॉलरिज ने हमें यही बताया है कि अगर हमें डेस्पेयर को जॉय में बदलना है तो हमें जीव जंतुओं के प्रति दया रखनी पड़ेगी। उसने हमें एक लाइन के माध्यम से बताया है, अ विकेड विस्पर केम एंड मेड माई हार्ट एज ड्राई एज डस्ट। एक विकेड विस्पर आया और उसने मेरे हृदय को बिल्कुल सूखा कर दिया, धूल की तरह। कॉलरिज इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रोमांटिक पर्सनालिटी। कॉलरिज का जो चरित्र चित्रण है वो यही है कि वो रोमांटिक पर्सनालिटी का व्यक्ति है और कॉम्प्लेक्स है, यानी मिला जुला रूप है। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैनर इज अ बेलार्ड फॉर्म, ये बेलार्ड रूप में लिखी गई है। वुज स्टोरी कम्स फ्रॉम अ ड्रीम बाय अ फ्रेंड ऑफ कॉलरिज, और इसकी कहानी एक कॉलरिज का मित्र था, उसने सपने में देखी थी और उसी को कॉलरिज ने इसमें लिखा है। इट कैन बी डिफाइंड एज अ मिक्सचर ऑफ गोथिक रोमांस, इसको हम गोथिक रोमांस भी कह सकते हैं, ट्रेवल लिटरेचर भी कह सकते हैं एंड ट्रेडिशनल बेलार्ड भी कह सकते हैं। गोथिक रोमांस मतलब भूतों की कहानी जिसको कहा जाता है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट्स, इसके 7 पार्ट हैं, 7 भागों में लिखी है। द पोइट्स वांटेड टू मिक्स द सुपरनेचुरल विद द रियल, कवि जो है सुपरनेचुरल चीज़ों को रियल के साथ मिक्स करना चाहता था। ही गिव्स रियलिस्टिक डिटेल्स अबाउट द वेडिंग, उसने बहुत सारी चीज़ों की रियल डिटेल दी है, जैसे कि वेडिंग, शादी, ये सब चीज़ें रियल है। द वेदर, मौसम, द पोजीशन ऑफ द सन, सूर्य की स्थिति, एंड द मेरिनर्स नेटिव कंट्री, और फिर मेरिनर्स का जो मूल देश है वो सब नेचुरल है। सुपर नेचुरल एस्पेक्ट आर, अब इसमें सुपर नेचुरल एस्पेक्ट क्या है? देखो, वेडिंग है, वेदर है, सन है, मेरिनर्स का कंट्री है, ये सब तो रियल है, लेकिन सुपर नेचुरल एस्पेक्ट क्या है? द ओल्ड मेरिनर, पुराना मतलब बूढ़ा जो मेरिनर है वो बहुत साल पुराना है, बहुत साल की एज है उसकी। हु कम्स फ्रॉम नोवेयर, जो कहीं से नहीं आया, एंड हैज़ अ ग्लिटरिंग आइज, और जिसकी चमकीली आंखें हैं। विच हैज़ अ हाइप्नोटिक पावर, जिसके अंदर हाइप्नोटिक पावर है। मेकिंग पीपल लिसन टू हिज टेल, और वह किसी भी व्यक्ति को अपनी कहानी सुनने के लिए मजबूर कर देता है। एंड इज कंपेल्ड बाय मिस्टीरियस फोर्स टू टेल हिज टेल अगेन एंड अगेन, और उसके पास जो रहस्यमयी कहानी है उसको वह बार बार बताता है। द एल्बेट्रॉस, दूसरा सुपरनेचुरल तत्व है एल्बेट्रॉस, अनहेल्दी क्रिएचर सच एज स्पिरिट, ये अनअर्थली क्रिएचर है। अनअर्थली मतलब ये धरती का प्राणी नहीं है, और ये आत्मा की तरह है, एंजल्स की तरह है, एंड सी मॉन्स्टर, और फिर समुद्र के जो देवते जिनका वर्णन कॉलरिज ने किया है वो भी सुपरनेचुरल है। द शिप इज़ ड्राइवन बाय मिस्टीरियस फोर्सेज, समुद्र में जो जहाज चल रहा है वो कैसे चल रहा है, ये भी सुपरनेचुरल तत्व है। तो साथियों, इस बुक पर किसी भी तरह का क्वेश्चन आए, आपको ये आंसर लिखना है, और इसके लिए मैंने गूगल से हेल्प ली है। सो थैंक्स गूगल।